जब आपका मन करे तब आप इसे लूट लें, जब आपका मन करे तब आप इसका दोहन कर लें, जैसे आपका मन करे वैसे आप इसका इस्तेमाल कर लें और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और वो खरबों रुपए की संपत्ति और मुसलमान बच्चों के हाथ में कटोरा, ठेले पे ठेली लगा रहा है मुसलमान। वक्फ बोर्ड जिस दिन से देश आजाद हुआ उस दिन से आज तक सिर्फ इसमें लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसकी सीबीआई जांच माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि तमाम देश के वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच कराएं। वक्फ बोर्ड को खुलेआम लूटा जाता है, वक्फ बोर्ड को लुटवाया जाता है। इन कांग्रेस के तथाकथित सरकारों ने, सेक्युलर सरकारों ने वक्फ बोर्ड को लूट चुके। चीर हरण हो रहा है, गिद्धों की तरह नोच नोच के लोग खा रहे हैं, यतीमों का, मिस्कीनों का हक खा रहे हैं। 2013 में मनमोहन सरकार ने वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनके अधिकार को लेकर केंद्र में कुछ बदलाव किए थे और उनको अधिकार बढ़ा दिए थे। अब मोदी सरकार इस पर दोबारा से नया बिल लाकर कुछ संशोधन करेगी और ये तय है कि अब वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसको लेकर कुछ न कुछ अधिकार को लेकर उनकी जो संपत्तियां हैं उन पर अब नए सिरे से बहस छिड़ गई है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड इसको लेकर क्या समझता है, क्या क्या स्थितियाँ इस वक्त वक्फ की संपत्तियों की है, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शमसीन से सीधा बात करते हैं। सारा भाई, सबसे पहले धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये जो मोदी सरकार जो नया वक्फ को लेकर जो नया विधेयक ला रही है, इसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं इतना ही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो वक्फ संशोधन विधेयक जो आने जा रहा है, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता थी। आपने इतनी असीम शक्तियाँ वक्फ बोर्ड को दे दी कि उनका मिसयूज़ होने लगा और उस मिसयूज़ के कई सारे प्रमाण जब मैं अध्यक्ष बना उसके बाद मैंने स्वयं देखे कि वाकई ये मिसयूज़ किया जा रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि वक्त के हालात के हिसाब से इसकी ज़रूरत भी थी। और जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो और मुस्लिम धर्म के जो ठेकेदार अपने आप को बनते हैं वो लोग, मेरा एक सवाल है उनसे। आज वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा वक्फ बोर्ड का एक्ट है। देश की आज़ादी से अब तक आप पे असीम संपत्तियां हैं, क्या किया आपने? कोई कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, यतीम बच्चों के लिए छात्रावास बनाए, बेवाओं बहनों के लिए कुछ शेल्टर्स बनाए, बुजुर्गों के लिए कोई सेकेंड इनिंग हाउस बनाए, कुछ बेवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई पेंशन स्कीम शुरू की? नहीं, क्योंकि आपने इस वक्फ बोर्ड को एक कोठे की तवायफ समझना शुरू कर दिया कि जब आपका मन करे तब आप इसे लूट लें, जब आपका मन करे तब आप इसका दोहन कर लें, जैसे आपका मन करे वैसे आप इसका इस्तेमाल कर लें और तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाते रहे। और वो खरबों रुपए की संपत्ति और मुसलमान बच्चों के हाथ में कटोरा, ठेले पे ठेली लगा रहा है मुसलमान। उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। जिस बोर्ड के पास, जो मुसलमानों की संपदा से बोर्ड बना, उस बोर्ड की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि वो सिर्फ लूट का एक साम्राज्य बन गया है। वक्फ बोर्ड जिस दिन से देश आजाद हुआ उस दिन से आज तक सिर्फ इसमें लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसकी सीबीआई जांच माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि तमाम देश के वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच कराएं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला इन वक्फ बोर्डों में नजर आएगा। मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूं, मैं कह रहा हूं आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तक के मेरे कार्यकाल की भी जांच कराएं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या पाया, कितना आपके अधिकार क्षेत्र में है, क्या क्या आपको लगता है कि इसमें बदलाव होने चाहिए? देखिए, इसमें बदलाव की बात तो तब हो जब वक्फ बोर्ड कहीं स्टैंड करता हो। वक्फ बोर्ड को खुलेआम लूटा जाता है, वक्फ बोर्ड को लुटवाया जाता है। इन कांग्रेस के तथाकथित सरकारों ने, सेक्युलर सरकारों ने वक्फ बोर्ड को लूट चुके। मैंने कहा ना, जब जिसे दोहन करना चाहे वैसे दोहन किया। 200 बीघे जमीन पर ये किसके लिए था वक्फ बोर्ड? गरीबों के, यतीमों के, मिस्कीनों के, बेवाओं के, मजलूमों की मदद के लिए। और हो क्या रहा है? अकबर अहमद डंपी, युवा कांग्रेस के बड़े नेता, फायर ब्रांड नेता, पूर्व सांसद, 200 बीघा वक्फ बोर्ड की जमीन पर रिसोर्ट बना रखा है नैनीताल रामगढ़ में। अभी हमने 12 धाराओं में मुकदमा कायम किया जिसमें 420 भी शामिल है। ये कर रही है कांग्रेस। सईदुज्जमा, कांग्रेस के सांसद, कलियर में कब्जा करके बैठे, धारा 54 का नोटिस दिया। मतलब दोहन करने वाले मातम कर रहे हैं। कमाल हो गया, ये तो हम कह रहे थे।
मुस्लिम धर्मगुरु बताने वाले खुद को, पीरान कलियर, गद्दी नशीन सज्जादे, वक्फ बोर्ड की ज़मीन, दरगाह साबिर पाक के आस्थाने की ज़मीन जहां सैकड़ों सालों से मेला लगता आया है, हज़ारों बीघे ज़मीन वक्फ बोर्ड के साथ, अध्यक्षों के साथ, कर्मचारियों के साथ सेटिंग गेटिंग की और अपने आप अपने नाम पे दर्ज करा दी। बेच रहे हैं, खा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं करते, फ़ौरन घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मुसलमान जिनके लिए वो दान की गई, उनके हाथों में कटोरा। ये दोहन हुआ है मुसलमानों का, मुसलमानों के ऊपर जुल्म है ये। और बोलने की आवाज़ नहीं है, क्योंकि धर्मगुरु के खिलाफ बोलोगे, अरे मुस्लिम उलमाओं के खिलाफ, धर्मगुरुओं के खिलाफ बोलोगे, सज्जादों के खिलाफ बोलोगे, नहीं भाई गलत है। तो लूटने दो, आपकी आंखों के सामने लूट हो रही है, आपकी आंखों के सामने लूटा जा रहा है, चीर हरण हो रहा है, गिद्धों की तरह नोच नोच के लोग खा रहे हैं, यतीमों का, मिस्कीनों का हक खा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि कुछ मत बोलो। ये जो लूट का साम्राज्य बना है, अगर इसमें संशोधन नहीं होगा तो कहां होगा? मेरा आग्रह है विपक्ष के तमाम नेताओं से, अभी अमेंडमेंट आए नहीं है और विरोध शुरू कर दिया। ये आपकी मानसिकता को दिखाता है कि आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं। आप सच पे आइए, अमेंडमेंट्स देखिए, अगर कहीं कमी होगी तो उसमें सुधार की गुंजाइश होगी। सिर्फ विरोध के लिए, मोदी विरोध करना है तो विरोध करेंगे। श्रीमती स्मृति ईरानी, जो हमारी पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थी, उन्होंने बुलाया दिल्ली में, हम लोगों से, तमाम वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों से इस पर चर्चा भी हुई कि अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, इसमें जो कमियां हैं, इसमें रेवेन्यू कमिश्नर को जोड़ना चाहते हैं कि सारी चीज़ें सामान्य लाइन पे। मतलब आप क्यों चाहते हो अलग हमारा कोर्ट हो? कोई ज़रूरत नहीं है अलग कोर्ट की। हम तो कहते हैं हमारा न्यायपालिकाओं पे यकीन नहीं है क्या मुसलमान को? देश के मुसलमान को यकीन है, लेकिन कुछ जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, इन्हें यकीन नहीं। ये तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको मालूम है 3 तलाक पे भी विरोध किया, आज 3 तलाक में कमी आई ना, किसका भला हुआ? मुस्लिम बहनों का भला हुआ। जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे तलाक होते थे, उस पर कमी आई। जो मैसेजेस पे तलाक होते थे, उन पे कमी आई। बहनों के घर बसे हैं, दुआएं मिल रही हैं मोदी जी को, लेकिन कुछ लोग हैं उनके पेट में दर्द होता है। होने दो, समाज में बदलते बदलते बदलाव आता है। वक्त जाने में वक्त नहीं लगता, वक्त आने में वक्त लगता है। आपने कहा कि आपसे सुझाव मांगेंगे, आपने अपनी तरफ से क्या सुझाव? नहीं, हम तो क्या कानूनन शक्तियाँ या किस बारे में आप चाहते हैं? हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, सरकारों के साथ मिलकर वक्फ को अपनी संपत्तियों के ऊपर अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जो सर्व समाज के काम आए, अच्छे कॉलेजेस बनाओ जो सब बच्चे उसमें पढ़ सके, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बने। इस संपत्ति को लेके अचार डालोगे, इस पे लोग अवैध कब्जे करेंगे, उनके साथ सेटिंग गेटिंग करके अध्यक्ष की भी जेब भरी रहे, अधिकारियों की भी जेब भरी रहे, भूमाफिया भी अमीर होते रहे, भ्रष्टाचार होता रहे, यही कराते रहो। तो इसी के लिए वक्फ बोर्ड बनाया है, तो बात अलग है। और अगर ईमानदारी से काम करना है, सरकारों के साथ तालमेल बिठाओ, सरकारों से कहो ज़मीन हमारे पास है, इस पे आइए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाइए, सर्व समाज के काम आए, अच्छे हॉस्पिटल बनाइए, सर्व समाज के काम आए, हमारे बच्चों के भी काम आए, हमारे बच्चों को भी नौकरियां मिले, औरों को भी नौकरियां मिले, तब तो मज़ा है। तब आप सोचो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसे कर, क्या कद्दू में तीर मारे 70 सालों में, वो बता दे, वो ऐसी बता दे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बता दे, और वो तमाम ठेकेदार बता दें जो अपने आप को मुस्लिम समाज का ठेकेदार समझते हैं, वक्फ बोर्ड के चौधरी बनते हैं। सिर्फ अपने आप खाते रहो, चंद लोग, चंद परिवार, चंद मुतवल्ली, ये ठेकेदार बने रहे, लूटते रहे, खसोटते रहे, खाते रहे औकाफ को। लोगों ने वक्फ करना बंद कर दिया अपनी जायदादों को, इसलिए कि उनको लगा वक्फ बोर्ड तो खुद चोर हो गया। नहीं तो ये आदमी अपनी आखिरत को सुधारने के लिए वक्फ करता है अपनी प्रॉपर्टी को, इस उम्मीद के साथ मेरे मरने के बाद मुझे यतीमों को फ़ायदा पहुंचेगा, बेवाओं को फ़ायदा पहुंचेगा, बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा, तो वो दुआएं देंगे, और उस दुआओं से ऊपर वाला भी मेरी बख्शीश कर देगा, मुझे माफ़ी दे देगा अगर मेरे साथ कुछ मुझसे दुनिया में पाप हो। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या उपयोग हो रहा है वक्फ बोर्ड का? सिर्फ दोहन, और वो भी चंद लोग, चंद ठेकेदार, चंद मुतवल्ली, चंद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, चंद वक्फ बोर्ड के कर्मचारी मिलके पूरी ईमानदारी से इस मलाई को चाट रहे हैं। लड़ाई होती है, जिसे बोली लगती है ना, मैंने देखा है पूर्ववर्ती सरकारों में, जैसे बोली लगती है किसी कोठे पे लगती थी पुराने वक्तों में, उस तरह की बोली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाने में। कितने पैसे लगेंगे, सदस्य बनना है, कितने पैसे ले लो, हमें सदस्य बना दो, हमें अध्यक्ष बना दो, क्योंकि मलाईदार पद है। लोगों को लगता है यहाँ बैठ के लूटेंगे, हम भी खाएंगे, मौज मारेंगे, चलेगा। ये जो चोरी है, ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलने के लिए, इस पर कुठाराघात करने के लिए इन संशोधनों की आवश्यकता है। सरकारों के साथ तालमेल बिठाते हुए वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ना पड़ेगा, आपसी सामंजस्य बिठाते हुए। बहुत सारी प्रॉपर्टी पे हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट है, आपस में बैठ के करेंगे ना लाइन अप। अपने लोगों को सिर्फ भाई कहने के लिए भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो कह रहे हैं भाई हमारे साथ इसमें थोड़ी हमारी मदद करो, हमारे साथ और जो डिस्प्यूट है समाप्त करो, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपस में बैठ के अगर डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो हर कंकर के नीचे शंकर निकलेंगे।
इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए समझदारी से काम लें, समझदारी से काम लें, हिकमत से काम लें, साथ आएं। ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, भाई कहते हैं तो भाई बन के भी दिखाना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ सादा आफम, जो कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ किया कि जो संशोधन मोदी सरकार ला रही है उसमें सबको मिलकर एकजुट होकर जो इस पर सोचना चाहिए। और अब तक जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनका खुर्द-बुर्द या कह सकते हैं कि गलत तरीके से उनका इस्तेमाल हो रहा है, उसका आने वाले समय में सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। देहरादून से वन इंडिया के लिए पवन नौटियाल।